तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास मॉडल पेपर क्लास 12 2023 आरबीएससी के बारे में। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास के एग्ज़ाम 2023 के पेपर पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट आएगा वो आएगा बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू वाला। बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रश्न, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 12 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा सेकंड, जो आएगा रिक्त स्थान का क्वेश्चन सेकंड आएगा, वो आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और ये 1 नंबर का आएगा और 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन थर्ड, जो आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसका आंसर एक लाइन में देना है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा और ये आएंगे 12, एक नंबर की 12 क्वेश्चन आएंगे। तो 12 नंबर इनके हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और इसका आंसर जो देना है वो देना है एक शब्द या एक लाइन में, एक शब्द या एक लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा जो आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न। ये जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 13 और 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 26 मार्क्स के हो गए ये। और इसका आंसर जो देना है वो देना है लगभग 50 शब्द, यानी 4 से 5 लाइन, 50 शब्द, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे लघुत्रात्मक, बाद आएंगे दीर्घात्मक क्वेश्चन प्रश्न। ये जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 4 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। तो 12 मार्क्स इनके हो गए। इनको जो आंसर देना है वो देना है 100 शब्द, यानी 1 पेज लगभग 10 लाइन, 100 शब्द में इनका आंसर देना है। और लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा निबंधात्मक प्रश्न। इसका आंसर देना है 250 शब्द में, यानी लगभग 2.5 से 3 पेज, 250 शब्द। और ये आएगा 4 नंबर का और 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 12 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स करेंगे तो देखिए टोटल कर लेते हैं। 12 मार्क्स तो आएंगे एमसीक्यू वाले, 12 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 अति लघुत्रात्मक और फिर 12 अति लघुत्रात्मक, और उसके बाद 2-2 नंबर के आएंगे लघुत्रात्मक, कितने नंबर के, 13 क्वेश्चन 26 नंबर के। उसके बाद दीर्घात्मक क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो 12 मार्क्स उनके। और निबंधात्मक आएंगे 3-4 नंबर के। तो इनका टोटल करेंगे तो 80 नंबर हो गए टोटल, ठीक है। तो आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं क्लास 12 के इतिहास मॉडल पेपर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इतिहास मॉडल पेपर क्लास 12 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप एग्ज़ाम देने जाए उससे पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है क्वेश्चन एमसीक्यू वाला बहुविकल्पी प्रश्न। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है जो सिंधु सभ्यता का स्थल है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है गुजरात। ये जो है धोलावीरा वो गुजरात में स्थित है, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो REM व्हीलर, SR राव, कनिघम और BB लाल। तो इसका आंसर आएगा कनिघम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर आएगा कनिघम, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे। जो हरिसेन थे वो किसके राजकवि थे। तो पहला आ रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर आएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे उसके राजकवि थे हरिसेन के राजकवि थे। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था।
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कौटिल्य, मयूर। इसका आंसर आएगा बाणभट्ट ब। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार निम्न में से किसने करवाया था? जो जीर्णोद्वार था उसका निर्माण किसने करवाया था? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन और बिंदुसार। तो इसका आंसर आएगा बिंदुसार। जो जीर्णोद्वार था वो बिंदुसार ने करवाया था, तो इसका आंसर आ जाएगा बिंदुसार द। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध यात्री जो बेप्टिस्ट तेवर्नियर कहाँ के निवासी थे? इटली के, फ्रांस के, मोरक्को, इंग्लैंड। तो ये थे फ्रांस के निवासी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ब। फ्रांस के निवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आता है 7वां क्वेश्चन। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर के दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और अजोधन। तो इसका आंसर है अजोधन। ठीक है, द अजोधन। अजोधन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर आएगा अजोधन। अजोधन में दरगाह स्थित है, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर की दरगाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1236, 1336, 1256 और 1356। तो इसका आंसर आएगा 1336। ठीक है, 1336 में इसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9। अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? रैयत शब्द। ठीक है, ये जो रैयत शब्द है ये किसके लिए यूज किया गया था अंग्रेजों के समय? तो बताओ, श्रमिक, मकान मालिक, किसान, सरकारी कर्मचारी। तो इसका आंसर आएगा किसान। किसान के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया था अंग्रेजों के समय। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा स, किसान। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आता है। सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? जो सहायक संधि व्यवस्था थी वो किसने आरंभ की थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर आएगा ए, लॉर्ड वेलेजली ने इसका आरंभ किया था, इस व्यवस्था का। ठीक है, इसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन कि 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? ऐसा क्या हुआ था उस वर्ष जो जाना जाता है 1853? सती प्रथा पर रोक, रेलवे की शुरुआत, राजधानी परिवर्तन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। तो इसका आंसर आएगा रेलवे की शुरुआत। रेलवे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, रेलवे की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब हुई थी? 1853 में। अगला लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, बहुविकल्पी क्वेश्चन लास्ट है। 12 क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है 12वां। महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए सलाह दी थी कि आप ब्रिटिश भारत की यात्रा करो? किसने दी थी सलाह? फिरोजा शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, देशबंधु चित्तरंजन दास और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसकी सलाह जो दी थी वो दी थी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा द। तो ये आपके खत्म हुए बहुविकल्पी क्वेश्चन 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाने से पहले आप इनको एक बार जरूर पढ़ें। इसके बाद बात करते हैं रिक्त स्थानों के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन सेकंड है, रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। तो चलिए, रिक्त स्थान के क्वेश्चन है। फर्स्ट है, बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गाँव था जो किस नदी के पास है? ये पूछ रहा है कि किस नदी के पास है। तो किस नदी के पास है? रावी। आपको याद होना चाहिए, रावी नदी के पास गुरु नानक का गाँव कौन सा है? ननकाना गाँव। गुरु नानक का गाँव ननकाना गाँव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंदोबस्त लागू किया था। किसका बंदोबस्त लागू किया था? इस्तमरारी का बंदोबस्त किया था। इस्तमरारी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। 10 मई 1857 की दोपहर बाद किस छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था? इसमें स्थान पूछा है कि किस स्थान की छावनी में किया था और किस जगह किया था। तो मेरठ। ठीक है, मेरठ की छावनी में विद्रोह हुआ था। मेरठ की छावनी में 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। नवगोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण टमनिस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आ जाएगा विक्टोरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फोर्थ है, इसका आएगा आंसर विक्टोरिया। 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 ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आएगा फिफ्थ। 1929 दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस शहर में बुलाया था? तो है लाहौर। लाहौर, ठीक है, लाहौर में बुलाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन जो बुलाया था वो लाहौर में बुलाया था। ठीक है, ये लाहौर रहा। अब लास्ट क्वेश्चन है किसका? इसमें रिक्त स्थानों में छठा क्वेश्चन। शुरुआत में मुंबई टापुओं का इलाका था, जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे को जोड़ दिया गया। तो इसमें नंबर पूछे कि कितने टापू थे, तो कितने टापू थे? 7 टापू। 7 टापुओं का समूह था। कौन? मुंबई। मुंबई 7 टापुओं का समूह था। उन्हें जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे उन्हें जोड़ते गए और आबादी बसती गई। तो 7 टापुओं का समूह आपको याद रखना है, मुंबई। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 लाइन वाले क्वेश्चन है ये। या तो एक शब्द या एक लाइन भी हो सकती है इनके आंसरों में। ठीक है, तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। निम्न प्रश्नों में से एक शब्द या एक पंक्ति में इसका आंसर देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसने लिखा था पाणिनि ने। ठीक है, सेकंड है, गोमती पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंध रखते थे? सातवाहन वंश से। किससे? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड है, इब्न बतूता। इब्न बतूता किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? देखो, काजी कह दो या न्यायाधीश कह दो। ठीक है, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो काजी भी आ सकता है, न्यायाधीश भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको किया था? इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का न्यायाधीश घोषित किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक शब्द का आंसर है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को श्रीनगर कहा? क्या कहा? श्रीनगर। तो बर्नियर ने कहा था। ठीक है, किसने? बर्नियर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ को तमिल वेदों के रूप में जाना जाता है? इसका नाम है नलियरा द्विप्रबंधम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। जोतदार किन्हें कहा जाता था? 1 नंबर का क्वेश्चन है और एक लाइन का क्वेश्चन है। उत्तरी बंगाल के प्रभावशाली किसान और मुखिया जोतदार कहलाते थे। किसान और मुखिया क्या कहलाते थे? जोतदार। अगला क्वेश्चन है 7वां, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई थी? तो वो की गई थी 1813 में। ब्रिटिश सरकार की जो संसद थी उसमें 5वीं रिपोर्ट जो पेश की थी वो 1813 में की थी। ठीक है, 1813 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आता है 8वां क्वेश्चन, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन्हीं 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं? इस शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं तो 2 है, आख्यान और उपदेशात्मक। ठीक है, आख्यान और उपदेशात्मक। 9वां क्वेश्चन है, अल-बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो था अल-बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो वो था अरबी भाषा का प्रयोग किया था। अरबी भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी बुकनान किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था?
ये क्वेश्चन पहली बार आया था अभी, तो आएगा इसमें फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा था? तो किसका रहा था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा सन 1872 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है ये, अति लघुतरात्मक प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है 12वां। सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? एक लाइन का क्वेश्चन है, सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है लंबी बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार एवं स्वास्थ्य के लाभ के लिए अस्पताल जैसा स्थान, वो होता है सेनेटोरियम। लंबी बीमारी से पीड़ित रोगी जो होते हैं उनके उपचार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल जैसा स्थान जो होता है, या अस्पताल कह सकते हैं अपन, अस्पताल, वो होता है सेनेटोरियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुए आपके ख़त्म। कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो 12 क्वेश्चन आए थे और एक नंबर के क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आने की चांस है। आगे हम बात करते हैं लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में। अब देखिए लघुतरात्मक प्रश्न है वो एक क्वेश्चन है, वो है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और इनके उत्तर की जो सीमा है वो है 50 शब्द, यानी लगभग 4 से 5 लाइन। आपकी जो कॉपी है उसकी 4 से 5 लाइन लिखनी है, पेज की 4 से 5 लाइन, 50 शब्द में इसका आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया अपना MCQ वाला, सेकंड हो गया रिक्त स्थान वाला, और थर्ड हो गया अति लघुतरात्मक। अब ये 4th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है, वो है लघुतरात्मक प्रश्न, और 2 मार्क्स का ये प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में विलासित की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई? सिंधु सभ्यता में विलासित की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो देखिए इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता में विलासित की कई वस्तुएं प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों ने उन वस्तुओं को विलासित की वस्तु माना है जो दुर्लभ, महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकी से बनी हो। इस प्रकार सिंधु सभ्यता से प्राप्त फ्योन्स घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, ये होता है फ्योन्स। ठीक है, क्या होता है? घिसी हुई रेत तथा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता है। से बने छोटे पात्र, तकलियाँ, स्वर्ण भूषण आदि विलासित की वस्तु प्राप्त हुई है। तो आपको यहाँ पे बताना था कि सिंधु सभ्यता विलासित की किन किन वस्तु प्राप्त हुई है, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप वीडियो को जूम करें और इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, देवान पियन व पियदस्सी का अर्थ बताना। यहाँ पर देवान पियन और पियदस्सी नामक ये उपलब्धियाँ मौर्य शासक अशोक ने धारण की थी। ये 2 उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, ये दोनों नाम जो बताए हैं, देवापियन और पियदस्सी, वो जो है वो एक उपलब्धियाँ हैं जो किसने धारण की थी? अशोक महान ने। इन उपलब्धियों का अर्थ निम्न प्रकार से है। देवापियन का अर्थ है देवताओं का प्रिय, देवान पियन यानी देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी का अर्थ है देखने में सुंदर मुखाकृति वाला राजा, सुंदर दिखने वाला जो राजा होता है वो पियदस्सी होता है। सम्राट अशोक ने धम्म के माध्यम से समाज की भलाई के फलस्वरूप उनकी पूजा द्वारा देवापियन व पियदस्सी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को जूम कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए आंसर इसका, मातृवंशिकता से अभिप्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो माँ से जुड़ी हुई हो, मातृवंशिकता। ठीक है, इस व्यवस्था में स्त्रियों माताओं की केंद्रीय भूमिका होती है। आमतौर से इस व्यवस्था में कुल पुत्रियों के द्वारा चलता है और परिवार का नेतृत्व उस परिवार में पैदा हुई सबसे अधिक उम्र की महिला करती है। मातृवंशिकता में संपत्ति और उपाधियों भी बेटियों को ही मिला करती है। तो इसका आंसर यह है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन,
इन बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया था? ये नाम पहले भी आया था अभी। बतूता ने नारियल का वर्णन कैसे किया था, किस प्रकार किया था, ये आपको बताना है। अरबी यात्री, इसका आंसर देखिए, अरबी यात्री इब्न बतूता ने नारियल के वृक्ष को प्रकृति का एक अनोखा और विस्मयकारी वृक्ष माना। उन्होंने अपने वर्णन में लिखा कि नारियल का पेड़ तो खजूर के जैसा ही होता है, नारियल का पेड़ तो खजूर का जैसा ही होता है, परंतु इसमें जो फल लगते हैं उनकी आकृति मानव के सिर के समान होती है। नारियल के रेशों से रस्सी निर्मित की जाती है जिसके विविध प्रयोग होते हैं। नारियल गिरी का प्रयोग खाने में भी होता है। ठीक है, तो आंसर यह है इसका, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लगभग 1 2 3 4 5 6, आपको 5 से 6 लाइन इसमें लिखनी है या 4-5 लाइन। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आता है, किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखने हैं, सूफी सिलसिले। ठीक है, तो इसका आंसर है 12वीं शताब्दी के लगभग इस्लामी जगत में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिलों के शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक है। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक है। तो 2 प्रमुख सूफी सिलसिले हैं जिनके अंदर अच्छा रिश्ता निरंतर रहा था, चिश्ती और कादिर। कौन कौन था? चिश्ती और कादिर, कादरी, चिश्ती और कादरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 क्वेश्चन है, अमर नायक के कोई 2 अधिकार बताइए। तो इसका आंसर है, अमर नायक विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। इनके 2 प्रमुख अधिकार निम्न थे: अपने अपने क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह कर राजकोष में जमा करना, राज्य की सैनिक सहायता करना। तो ये 2 काम इनके थे। ठीक है, अधिकार थे इनके 2। अगला क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, विजयनगर साम्राज्य में गोपुरम एक प्रकार से राज के प्रवेश द्वार थे जो दूर से ही मंदिर होने की संकेत देते थे। गोपुरम के अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे देवस्थलों को चारों ओर से घेरे हुए होते थे। गोपुरम की मीनारों की विशालता देखते ही बनती है। तो आप वीडियो को जूम करें और उसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनकी शब्द सीमा है 100 शब्द। ठीक है, जो एक क्वेश्चन है उनके आंसर हमें 100 शब्द में लिखने हैं। तो क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है: व्यवस्थित सड़कें तथा गलियां। सिंधु सभ्यता के नगरों की सड़कें, संपर्क मार्ग, गलियां एक निश्चित योजना के अनुसार निर्मित थी। सड़कें व गलियां ग्रेड पद्धति में निर्मित थी। सड़कें सीधी चौड़ी थी। सभी सड़कें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर आपस में जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो जूम करें और इसे आप पढ़ सकते हैं। सेकंड है इसमें और ये थर्ड है। उसके बाद लास्ट है ये 4th। उसके बाद इसका आंसर ख़त्म। ठीक है, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण बताइए। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। 6वीं शताब्दी के पूर्व तक उत्तर और मध्य भारतीय क्षेत्र में 16 महाजनपद का उद्भव हो चुका था, जिनमें मगध सबसे अधिक शक्तिशाली प्रभावशाली जनपद था। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के निम्नलिखित कारण थे। देखिए निम्नलिखित कारण, ये देखिए, मगध तीनों ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध के मध्य जीवनदायिनी गंगा तथा सोन, कौन सी नदी? गंगा और सोन नदी बहती थी। मगध की सीमाओं में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध थी। लोहे की खानें थी। मगध महाजनपद के शक्तिशाली महाकांक्षी राजाओं की प्राप्ति हुई। मगध शासकों ने अपनी कूटनीति तथा वैवाहिक संबंधों से मगध को शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, महानवमी डिब्बे की विशेषता विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बे शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशाल मंच था जिसका आकार था 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट।
हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई थी। कारीगरों ने इसके आधार पर सुंदर नक्काशी भी की है। संभवतः इस रचना से जुड़े अनुष्ठान महानवमी से जुड़े थे, जिनके संबंधित उत्तर भारत के दशहरे, बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत के नवरात्रि तथा महानवमी के त्यौहार से है। विजयनगर के शासक इस अवसर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर अनुष्ठान होते थे। राजा के अश्व की पूजा, मूर्ति पूजा तथा जानवरों की बलि इस अवसर पर मुख्य आकर्षक थे। इसके अतिरिक्त नृत्य, कुश्ती, घोड़े, रथों आदि सैनिकों में शोभा यात्रा निकाली जाती थी, अवसर पर आकर्षक थे। इस अवसर पर नायक एवं अधीनस्थ राजा विजयनगर के शासक को भेंट देते थे। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं जूम करके। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। हिल स्टेशन यानी हिल स्टेशन, आप विचार से हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था का महत्व बताना इसमें कि जो हिल स्टेशन थे वो कैसे अर्थव्यवस्था पर प्रभावित थे या कैसे लाभ करते थे। ठीक है, तो आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आता है लास्ट खंड द आता है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न है और 250 शब्द में इसका आंसर देना है। यानी लगभग आपकी जो कॉपी होगी उसका 2.5 से 3 पेज में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आता है, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। अगस्त 1942 में शुरू किए गए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका क्या नाम दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना गया। हम निम्न कारणों के आधार पर कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ के कारण थे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाजियों के आलोचक थे। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जूम करिए वीडियो को और पढ़िए। अगला क्वेश्चन आता है 22वां क्वेश्चन है 22, और ये कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। जो सूफी संत थे उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग विचार दिए थे, उसके बारे में इसका वर्णन करना है। इस्लाम की शाब्दिक धार्मिक राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत। ठीक है, इसे आप जूम करिए और इसे पढ़ेंगे। जूम करिए, इसको पढ़िए। अब दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके मानचित्र, भारत का मानचित्र आता है आपके। ठीक है, भारत का मानचित्र आता है आपके। ऐतिहासिक स्थलों के सभी आपके मानचित्र आ सकता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो वो है ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूछ सकता है आपसे। तो इसमें देखिए 4 नंबर का है और 4 आपको इसमें स्थान दे रखे होंगे, उनको आपको ढूंढना है, मानचित्र में आरेखित करना है। तो देखिए फर्स्ट है काशी, सेकंड है राखीगढ़ी, दांडी और कोलकाता। तो देखिए राखीगढ़ी जो है वो ये रही, देखिए कोलकाता जो है बांग्लादेश में है, बंगाल, ये रहा। दांडी है जो गुजरात के पास है, दांडी यात्रा गांधी जी की आपको पता है। और ये जो है राजगढ़ी, काशी जो है मध्य प्रदेश में है, और राजगढ़ी जो है वो है दिल्ली के आसपास। ठीक है, तो चारों आपको आए होंगे समझ में। तो दोस्तों आज हमने जो बात की है वो की है इतिहास मॉडल पेपर क्लास 12 के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को याद कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।